हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है, जिसका नाम क्या है, लेट्स स्टडी इंडिया। तो हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोस्कोपी के बारे में। हमने अपनी पहले की वीडियो में माइक्रोस्कोपी के जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था और कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए, जैसे रिजॉल्विंग पावर्स क्या होती है, लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन क्या होते हैं, मैग्नीफिकेशन क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस कर चुके थे। अभी के वीडियो में, आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करेंगे। हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है मैग्नीफिकेशन में, रेजोल्यूशन में। किसी भी माइक्रोस्कोप से जब कोई इमेज का फॉर्मेशन होता है तो फिर किस तरीके से कौन कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। हमको कोई भी जो वस्तु है या जिसको हम कोई भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, वो लेंस से कितनी दूरी पे रहेगा तो वो बेस्ट आपका जो है कि इमेज फॉर्म करेगा। तो ये जो भी चीज़ें जो सिंपल माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट के लिए यूज़फुल है, जैसे कि अभी हमने क्या किया है कि हमने नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप को स्टार्ट नहीं किया है। अगर हम पहले नॉर्मल बेसिक फंक्शन की कैसे माइक्रोस्कोप काम करता है, उसके टर्म्स क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या चीज़ें मिलके उसको अफेक्ट करती हैं, इमेज अच्छा बनेगा कि ख़राब बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है एक एक लेक्चर में आपके लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स मतलब कवर हो जाएंगे। तो पहले बेसिक अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, इनके यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं और टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको एक बार देख लेंगे कि माइक्रोस्कोप के टाइप्स क्या क्या हैं। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप था। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में बहुत प्रकार के माइक्रोस्कोप थे। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिर्फ एक माइक्रोस्कोप, जिसका नाम क्या है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप आपको पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि लाइट्स की जो वेवलेंथ होती है उसमें डिफरेंस हो जाता है, उस डिफरेंस के हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन होता है। फेज मतलब लाइट की जो फेज जो वेवलेंथ है उसकी कॉन्ट्रास्ट मतलब उसमें जो वेरिएशंस होती हैं उसके हिसाब से जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, हमको जो इमेज फॉर्मेशन होके मिलती है उसको कहते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो आपको आपके सिलेबस में लाइट माइक्रोस्कोपी में फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको ट्रांसमिशन और स्कैनिंग दोनों पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी, ये सब हमने देख लिया था। और उसके बाद हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या ये पेज एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था कि हमने उस दिन रिजॉल्विंग पावर के बारे में स्टडी किया था और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था। तो एक बार इस पेज को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बुक का पेज, अगर आप नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं या फिर बुक की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो एक बार इस पेज को हम रीड कर लेते हैं। तो क्या दिया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। किसी भी माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो उसके बारे में इस हेडिंग में, मतलब इस जो पैराग्राफ है इसमें इस हेडिंग के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, इन द सर्च फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल बायोलॉजिस्ट इमीडिएटली फेस टू लिमिटेशंस। जब किसी भी सेल के या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में साइंटिस्टों ने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने सबसे पहले दो लिमिटेशन को फेस किया। पहला क्या था, उनका स्मॉल डायमेंशन मतलब उनकी छोटी साइज, और दियर कंपोनेंट पार्ट मतलब कि जो सेल थे उनका या उनके जो कंपोनेंट थे उनकी छोटी साइज उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी। और दूसरी बात कि उनका ट्रांसपेरेंट नेचर। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके सेल में जो ऑर्गेनल्स हैं वो कोई ब्लू है, कोई ब्लैक है, कोई पिंक है, कोई अलग अलग कलर है, वो ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसे नॉर्मल आई से हम उसको विजिबल नहीं कर सकते। ये जब हमने स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर जानने के बारे में कोशिश की, तो जो साइंटिस्ट थे उनके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है। उसके बाद द डायमीटर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द सेल फॉल विद इन अ रेंज ऑफ 0.2 and 15 माइक्रोमीटर। जो नॉर्मली सेल्स होते हैं उनका जो डायामीटर होता है, डायामीटर नॉर्मली क्या होता है 0.2 से लेके 15 नैनोमीटर के बीच का होता है। ये इसका जो नॉर्मली सेल्स के जो है कि डायमीटर्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि द ह्यूमन आई हैव लिमिटेड डिस्टिंग्विश और रिजॉल्विंग पावर। जो हमारी आँख है, जो ह्यूमन की नेत्र है, उसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो इतनी हाई नहीं होती है, इसलिए हम चीज़ों को डिटेल नहीं पढ़ सकते। द एबिलिटी टू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट सच एज ह्यूमन आइज एंड माइक्रोस्कोप टू रिवील डिटेल ऑफ द स्ट्रक्चर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन।
अब आप ह्यूमन आइज ले लीजिए या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लीजिए जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप वगैरह। देखिए क्या दिया है, एन ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट सच एज ह्यूमन आइज और माइक्रोस्कोप। चाहे आप अपनी आंखों से भी चीज़ों को देखते हैं और किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से भी चीज़ों को आप देख सकते हैं। फर्क इतना है कि हमारी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो अलग है, उनकी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो अलग है। तो उसी के हिसाब से नहीं दिया किसी को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी दी है, मैंने आपको डेफिनेशन कल भी बताया था, लेकिन बुक वाली लैंग्वेज में एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। विच इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस that may separate two points of an object and still permit their observation as distinct separate point। मतलब कि क्या दिया है, द स्मॉलर डिस्टेंस, वो छोटी से छोटी दूरी, इस पॉइंट सेपरेट टू पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के दो बिंदुओं को अलग करती हो, एंड स्टिल परमिट देयर ऑब्जर्वेशन एज डिस्टिंक्ट सेपरेट पॉइंट। मतलब वो छोटी सी छोटी दूरी, मतलब उससे अगर थोड़ा सा भी पास आया तो वो चीज़ें जो है आपस में मिल जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटी सी छोटी दूरी जो है, जैसे देखिए अगर कोई माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है तो इसमें ऐसे दो चीज़ें हैं लेकिन आपको दिखाई सिर्फ एक दे रही हैं। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर अच्छी है तो एक ये वाला दिखेगा, एक ये वाला दिखेगा। और अगर दोनों की एट मिनिमम पॉइंट, मतलब कि वो न्यूनतम दूरी जिसके बाद अगर इससे थोड़ा सा भी इसका मैग्नीफिकेशन और इसका जो है कि रेजोल्यूशन कम होता है तो ये दोनों चीज़ें जो है इस तरीके से दिखाई देंगी। मतलब वो स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की, जिससे कि अगर थोड़ा भी पास अगर वो मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट रहे होते तो वो एक ही दिखते, या फिर थोड़ी भी उसके कम अगर ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब रेजोल्यूशन पावर होती जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो भी वो एक चीज़ दिखते। तो वो कम से कम दूरी जिसके, मतलब कि वो कम से कम दूरी जिसके पास, मतलब जिससे और भी अगर वो दोनों एक दूसरे के पास आते तो ये दो ना होके एक हो जाते। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। हर माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अलग अलग होती है। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया। यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं चीज़ों को। तो उसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद यहाँ से देखना है द अनएडेड human eyes under optimal condition in green light to which it is most sensitive cannot distinguish between 2 points less than and about of 0.1 nanometer or 100 micrometer। मतलब कि बिना किसी लेंस की सहायता से जो ह्यूमन आइज की जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है वो 0.1 नैनोमीटर और 100 माइक्रोमीटर या फिर 100 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। उसके बाद क्या दिया है, स्ट्रक्चरल डिटेल स्मॉलर देन दिस सेल्स इज कॉल्ड एक सेल इज unresolved unless some instrument capable to higher resolutions is used। मतलब कि हम जिस चीज़ों को मतलब देख नहीं पाते उसके लिए हम क्या करते हैं, हायर रेजोल्यूशन की जो चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। मैग्निफिकेशन के बारे में भी दिया है, द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑप्टिकल इमेज ओवर द साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव बीइंग व्यूज इज नो यूज अनलेस द ऑब्जर्वेशनल सिस्टम कैन रिजॉल्व द वेरियस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बीइंग एग्जामिन्ड। वही सारी चीज़ें दी हैं, आप इसको रीड कर लीजिए। अगर आपको मतलब कि नहीं चीज़ें समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बता के वीडियो को लंबी करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप इस चीज़ों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। मतलब जैसे आपने क्या हुआ कि हमने रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन को देखा कि जो रिजॉल्विंग पावर है, जैसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो रिजॉल्विंग पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि अगर रेजोल्यूशन बढ़ेगा, मतलब अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अच्छी है इसका मतलब कि उसकी रिजॉल्विंग पावर खराब है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है। तो एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अगर किसी लेंस की अच्छी है तो वो लेंस अच्छा है कि नहीं है, तो आप बताएंगे कि अगर किसी माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अच्छी है मतलब वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है, मतलब उसको जो चीज़ों को अलग अलग करके दिखाने की क्षमता है वो
कम है। और अगर किसी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर अच्छी है, इसका मतलब कि वो अच्छी प्रकार का माइक्रोस्कोप है, क्योंकि माइक्रोस्कोप बहुत डिफरेंट वैरायटी के आपके मार्केट में अवेलेबल है। तो जिसकी रिजॉल्विंग पावर जितनी अच्छी होती है वो उतनी अच्छी टाइप का माइक्रोस्कोप जाना जाता है। तो एक फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। लिमिट ऑफ जो रेजोल्यूशन है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो इक्वल होता है 0.61 लैम्डा n इंटू साइन अल्फा। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं। हम इस माइक्रोस्कोप की प्रिंसिपल, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम बायो पढ़ रहे हैं। तो हमको सिर्फ याद करने के लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन n इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ पे जो लैम्डा है आप लिख लीजिए कि जो लैम्डा है वो क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ है। वेवलेंथ का मतलब क्या, हिंदी में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य। तो जो तरंग दैर्ध्य होती है किसी भी लाइट की, वो उसको क्या कहते हैं, उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। n क्या है, n हमारा है, देखिए n इंटू n मतलब कि n इंटू साइन अल्फा को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इन दोनों को साथ में कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर है उसको क्या कहते हैं, n इंटू साइन अल्फा। n इंटू साइन अल्फा, इसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। अभी सूत्र पता चला कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है 0.61। अपने नोट्स में लिख लेंगे और इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन n स्मॉल n इंटू साइन अल्फा। तो अगर n इंटू साइन अल्फा को आप ये ना लिख के अगर आप लिखना चाहें 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला समझ में आया। अब इसमें जो है वो लैम्डा किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, किस तरीके से n इसको अफेक्ट करता है, किस तरीके से साइन अल्फा अफेक्ट करता है, ये चीज़ें देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन को देख लिया है। अभी हम क्या करें, इसके फॉर्मूले को देख रहे हैं कि फॉर्मूला क्या है 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन n इंटू साइन अल्फा। n इंटू साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 0.61 अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर। इतनी बात समझ में आई। तो अब क्या करते हैं हम कि फैक्टर्स अफेक्टिंग देखने के पहले हम देख लेते हैं कि जो है कि ये पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लाइफ, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि माइक्रोस्कोप्स के जो लाइट्स होती हैं या माइक्रोस्कोप्स के जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, फैक्टर अफेक्टिंग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो पहली बात हम लोग लिखते हैं किसके बारे में, रिजॉल्विंग पावर के बारे में। अगर हम पहले रिजॉल्विंग पावर की बात करें, तो रिजॉल्विंग पावर अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा, पहले कहीं ना कहीं फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। अगर आपके सामने फॉर्मूला रहेगा तो आपको चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। तो फॉर्मूला क्या था, 0.61 इंटू लैम्डा 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन n इंटू साइन अल्फा। तो देखिए वेवलेंथ क्या है, ये लैम्डा, उसके बाद n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और a क्या है, वो है एंगुलर अपर्चर जिसको कहते हैं साइन अल्फा। इतनी बात समझ में आई कि वेवलेंथ जो है उसको लैम्डा से, ये वाला जो लैम्डा है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो n है, और एंगुलर अपर्चर मतलब ये साइन अल्फा जो है। अभी हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तरंगदैर्ध्य का मतलब पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगुलर अपर्चर के बारे में भी चीज़ें देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि कैसे ये एक दूसरे को अफेक्ट करती है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब कि इसी के बराबर है ये d, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं। इसका मतलब कि अगर लैम्डा जो है बढ़ेगा, अगर लैम्डा
बढ़ता है तो क्या होगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी बढ़ेगा। अगर लैम्डा बढ़ता है तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी बढ़ेगा, मतलब कि अगर लैम्डा बढ़ता है तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन भी बढ़ेगा। अगर लैम्डा जो है वो घटता है, अगर लैम्डा जो है वो घटता है तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन भी घटेगा। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब डी का मान घटेगा। अगर मान लीजिए कि अगर डी का मान मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान बढ़ता है तो डी का मान कम हो जाएगा, और अगर डी का मान कम होता है मतलब कि एन का मान कम होता है तो डी का मान बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर आप ऐसे देखेंगे तो कोई भी चीज़ अगर किसी के न्यूमिनेटर फॉर्म में होती है, मतलब नीचे वाले फॉर्म में, तो जिसको हिंदी में अंश हर में, जो हर वाले फॉर्म में होती है, तो ये इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्योंकि अगर ये संख्या बड़ी है, अगर मान लीजिए ये 2 था लेकिन अभी ये 5 हो गया है, तो अगर ये अभी 5 हो गया तो इसका मतलब ये मिलके इससे जब गुणा करेगा तो बड़ी संख्या बनाएगी, और अगर बड़ी संख्या बनाती है तो बड़ी वाली संख्या के जब छोटी वाली संख्या से भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो आपका भागफल आएगा वो बहुत कम आएगा, तो इसलिए डी की वैल्यू कहीं ना कहीं कम होने लगेगी। तो अगर इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जब पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो डी की वैल्यू कम होगी, अगर डी की वैल्यू बढ़ेगी तो एन की वैल्यू जो है कम होगी। इतनी बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आए तो बस इतना याद कर सकते हैं कि सूत्र याद रखेंगे, फॉर्मूला को याद रखेंगे और इस तरीके से देखेंगे कि अगर डी है, ठीक है, अगर डी है तो 0.61 इंटू लैम्डा अपन एन साइन अल्फा है। तो अगर जो चीज़ें इसके बराबर, मान लीजिए इसको अगर इस तरीके से लिख देते हैं, तो जो चीज़ें ऊपर है अगर वो बढ़ेंगी तो डी बढ़ेगा, और जो चीज़ें नीचे हैं अगर डी बढ़ेंगी तो वो चीज़ें कम होंगी, और अगर मतलब कि साइन अल्फा भी घटेगा तो वो चीज़ें बढ़ेंगी। मतलब ये अगर बढ़ा तो ये घटा तो ये बढ़ा। इतनी बात समझ में कि जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे, मतलब तुम भी बढ़ रहे हो तो हम भी बढ़ेंगे। लेकिन जो ऊपर नीचे वाली चीज़ें हैं, जैसे वो वाला होता है ना, एक ऐसे खेल के होता है ना कि एक लोग इधर बैठे होते हैं, एक लोग इधर बैठे होते हैं, तो अगर ये वाला ऊपर जाता है तो ये वाला नीचे जाता है, अगर ये वाला नीचे जाता है तो ये वाला ऊपर नीचे, मतलब एक अगर ऊपर तो दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर तो पहला वाला नीचे। तो अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इतनी बात समझ में आई? ये सारी चीज़ें तो बेसिक्स है, लेकिन जो बच्चे को मैथ्स या फिजिक्स में चीज़ें नहीं समझ में आती उनके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लेके समझाया। तो ये जो है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात होती है। एंगुलर अपर्चर में भी वही चीज़ें होंगी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होती है। अगर एंगुलर अपर्चर बढ़ेगा तो डी की वैल्यू मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की वैल्यू घटेगी, अगर एंगुलर अपर्चर कम होगा तो डी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इतनी बातों में अगर किसी को कन्फ्यूजन है, नहीं है ना? अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी हम उसमें इसकी जो है जो भी आपकी जो कन्फ्यूजन्स होंगे उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। लेकिन उसके पहले ये चीज़ों को एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि एक बार देखा नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करने लगे। आप एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम ट्राई करेंगे कि हम आपके मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। ये है इसका फॉर्मूला अगर ये है, आपको ये पता करना है कि लैम्डा को क्या कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट, एन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन अल्फा को क्या कहते हैं, एंगुलर अपर्चर। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा, मतलब दोनों ऊपर वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अगर एन बढ़ेगा तो डी कम हो जाएगा, साइन अल्फा बढ़ेगा तो डी कम हो जाएगा, मतलब ये दोनों की एक दूसरे के एंटी है, एक बढ़ा तो दूसरा कम तो पहला बढ़ा, ठीक है। इतनी बातें समझ में। अब जहाँ पे हमने लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लिखा है वहीं पे हम लिखते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो अब रिजॉल्विंग पावर क्या है, देखिए रिजॉल्विंग पावर क्या है, डी के रिजॉल्विंग पावर जो है डी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एंटी है। जैसे ये इसके एंटी था वैसे ही ये भी इसके एंटी है। तो अगर रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला लिखते हैं, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी स्क्रीनशॉट लिया होता तो यहाँ पे आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लिखना था, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, क्योंकि आपने पहले वाले का लिया ना स्क्रीनशॉट, तो मैं साइड हो जाती हूँ। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट ले लिया होगा तो नेक्स्ट यहाँ पे जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक बार रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको क्लियर दिखेगा। रिजॉल्विंग
पावर जो होती है वो इक्वल होती है n इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन 0.61 इंटू लैम्डा। इतनी बात समझ में आई कि जो चीज़ें थी उसी को उलट दिए। मतलब कि अगर आपको ऐसे देखना होता है कि अगर a इक्वल 1/b, ठीक है, तो b इक्वल क्या हो जाएगा 1/a, यही होता है ना। b इक्वल अगर आपको करना होगा तो 1/a कर देंगे। तो ये चीज़ें वही चीज़ें यहाँ पे कि अगर इसको उलटना है तो उसको उलट देंगे। तो आरपी का फॉर्मूला क्या है, जो वही फॉर्मूला था उसको ही उल्टा कर देंगे, n इंटू साइन अल्फा अपॉन 0.61 इंटू लैम्डा। इतनी बात समझ में आई। तो अब इसी के आधार पे इस वाले चार्ट को हमको फिल करना है। तो इरेज कर लेते हैं इसको इरेज करने के बाद हम लिखेंगे कि ये चीज़ें कैसे फैक्टर, इसके जो फैक्टर्स हैं वो रिजॉल्विंग पावर को कैसे अफेक्टेड करते हैं। तो ये रहा ये रहा इसके लिए, और ये हमारा रिजॉल्विंग पावर का कॉलम है। तो देखिए, अगर वेवलेंथ जो है वो बढ़ता है तो क्या होना चाहिए, अपने मन में सोचिए कि अगर मतलब वेवलेंथ बढ़ता है तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी। रिजॉल्विंग पावर कम होगी, क्योंकि ये ऊपर है तो ये वाली चीज़ नीचे है। तो इसका मतलब क्या कि जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर कम होगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर वेवलेंथ कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक जगह से कम हो रहा है तो दूसरी जगह बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के एंटी है। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, अपने सोच के बताइए, थोड़ा टाइम लीजिए। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जिसको n से डिनोट करते हैं, अगर ये बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ये कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर भी कम होगा। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात क्या है, एंगुलर अपर्चर जिसको साइन अल्फा कहते हैं। तो साइन अल्फा का क्या होगा, ये भी इसकी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो साइन अल्फा बढ़ेगा तो भी जो रिजॉल्विंग पावर है बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमको जो रिजॉल्विंग पावर है उसको बढ़ाना है। किसी भी माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है उसको बढ़ाना है। तो अगर हमको रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना है तो हमको ऐसे माइक्रोस्कोप लेने पड़ेंगे जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगुलर अपर्चर अच्छे हों और जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा ना हो। लेस वेवलेंथ की लाइट को हमको यूज़ करना होगा। तो शायद फैक्टर्स ऑफ फैक्टिंग समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बस इतनी बातें देखनी है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है कि क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इक्वल दैट 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन n इंटू साइन अल्फ़ा। ये आपका फॉर्मूला है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का। अगर इसको ही हम उल्टा करके लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला बनाएं तो लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू साइन अल्फा अपॉन जो है कि 0.61 इंटू लैम्डा। तो ये फॉर्मूला है। तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बात क्या है कि आपको ये समझना है कि आपको क्या समझना है कि मैग्नीफिकेशन जो होता है, मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर जो होता है, मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर जो होती है उसमें क्या मेन डिफरेंस होता है, मतलब कि वो एक दूसरे से कैसे मेनली डिफर करती हैं। तो देखिए, रिजॉल्विंग मैग्नीफिकेशन जो होता है वो क्या होता है कि वो वस्तु को कितना बड़ा करके दिखा सकती है। मतलब वो 10x कर सकती है, 20x कर सकती है, 30x कर सकती है, जितना भी बड़ा वो कर सकती है उसके हिसाब से कहते हैं कि ये लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर है। मतलब कि ये बेस है मैग्नीफिकेशन किसी भी माइक्रोस्कोप का कि वो वस्तु को, वो ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा सकती है। मतलब कि आप लिख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द लार्ज, हाउ लार्ज द इमेज इज फॉर्म्ड। बात समझ में आई कि जो आपकी मैग्नीफिकेशन होती है वो बेस करती है
कि कितना बड़ा आपका जो इमेज बन के आता है, क्योंकि वो साइज पे इसका मेन फोकस क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब कि कितनी बड़ी तस्वीर बनती है, वो कितनी क्लियर बनती है, उसमें आपको कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है, नो मैटर फॉर मैग्निफिकेशन। अगर आप अच्छी मैग्निफिकेशन से देखते हैं, रिजॉल्विंग पावर नहीं देखते, आप मान लीजिए 1500x की मैग्निफिकेशन का लेंस खरीद लेते हैं, लेकिन आपने उसकी रिजॉल्विंग पावर चेक नहीं की, तो उसकी रिजॉल्विंग हो सकता है आपको फिगर बहुत बड़ा मिले लेकिन वो क्लियर ना हो। तो जब क्लियर ही नहीं होगा तो किसी भी चीज़ को बड़ा देखने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये रिजॉल्विंग पावर होता है। अगर हम मतलब कि रिजॉल्विंग पावर के बारे में बात करें तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर इज बेस्ड अपॉन how clear the image formed। बात समझ में आई कि वो मैग्निफिकेशन सोचता है कि कितनी बड़ी फिगर बना दे, और रिजॉल्विंग पावर समझ के हिसाब है कि कितना क्लियर इमेज बने। ये इन लोगों का एक मेन डिफरेंस है। और दूसरी बात कि रिजॉल्विंग पावर, मैग्निफिकेशन क्या है, ये क्वांटिटी, ये जो है क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मैग्निफिकेशन डिपेंड्स, मतलब कि ये डिपेंड करता है अपॉन नंबर ऑफ लेंस। जो मैग्निफिकेशन होता है वो डिपेंड करता है कि आपके जो माइक्रोस्कोप है उसमें कितने नंबर ऑफ लेंस है, लेकिन रिजॉल्विंग पावर जो है ये डिपेंड करता है, रिजॉल्विंग पावर डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ लेंसेस। जो आपके माइक्रोस्कोप में लेंस है उनका नंबर कितना है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब कि कह सकते हैं कि ये बेस होता है क्वांटिटी पे और ये बेस्ड होता है क्वालिटी पे। कितना नंबर है वो होगा मैग्निफिकेशन, कितना उसकी क्वालिटी है, वो लेंस कितना अच्छा रिजॉल्व कर सकता है, वो बेस करता है रिजॉल्विंग पावर के बारे में। तो मेन डिफरेंस समझ में है कि रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो बेस होती है कि आपका जो इमेज है वो कितना क्लियर बने, और दूसरी बात कि उसकी क्वालिटी जो लेंस की है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इमेज कितना क्लियर बनेगा। लेकिन मैग्निफिकेशन में क्या है कि मैग्निफिकेशन में जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है कि इमेज कितनी बड़ी साइज की बनी, और दूसरी बात कि उसमें कितने नंबर ऑफ लेंस है। इतनी बात समझ में आई। तो हमको मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर दोनों को साथ में कंसीडर करके ही कोई माइक्रोस्कोप यूज़ करना चाहिए या बाय करना चाहिए। अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, मान लो 1500 गुना बड़ा वो चीज़ों को दिखा रहा है, लेकिन वो क्लियर ही नहीं दिखा पाए तो कोई मतलब नहीं होता ना। लाइक आप किसी फोटो को क्लिक करते हैं, उसको जूम आउट करते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, फिगर बड़ी तो हो जाती है बट उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं बचती, वो फोटो क्लियर नहीं होती। तो उसको कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन के वो ड्रॉबैक्स है, क्योंकि उसके पास रिजॉल्विंग पावर नहीं होती। लेकिन कुछ वीडियो जैसे एचडी वीडियो या कोई भी ऐसी वीडियो होती है जो कि कुछ जूम करने के बाद भी वो क्लियर फटती नहीं, मतलब क्योंकि वो जो वीडियोस बनाई गई हैं उनके जो कैमरे थे उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी है। आजकल तो स्मार्ट बोर्ड में भी देता है, और स्मार्ट जो बोर्ड्स हैं या स्मार्ट जो कैमराज हैं, फोटो के लिए जो फ़ोन वगैरह है उसमें भी दिया रहता है कि मैग्निफिकेशन कितना, रिजॉल्विंग पावर सेट करने के लिए दिया रहता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी रिजॉल्विंग पावर के बारे में और मैग्निफिकेशन के बारे में। अब हम क्या करेंगे कि हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बायो वालों को पता है मुझे कि बायो वालों को न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव के रूप में ही ऐसे क्वेश्चंस आपके मतलब न्यूमेरिकल में दे दें। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, डरेंगे नहीं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है उसको शॉर्टकट में लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसमें कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन बहुत इजी रखा है ताकि आप लोगों को डर ना लगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है कि आगे की चीज़ें देखेंगे, आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भी ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से या फिर गूगल से, मतलब किसी भी सोसाइट से आप क्वेश्चंस लेंगे, बुक से या कहीं से भी, और आप लोग भी
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो को फिर से देखेंगे, और अगर समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर उसके बाद वीडियो को सेकंड चांस देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देंगे। हम लोग आपको जो आपकी क्वेरी है या जो आपको नहीं समझ में है उसको मतलब उसको आपको क्लियर कराने का कोशिश करेंगे। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ एन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जिस माइक्रोस्कोप की हम बात कर रहे हैं वो कंपाउंड है, और हमको क्या पूछा है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब कि डी पूछा है, हमको डी पूछा है। उसके बाद कैलकुलेट इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, एन। मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे चीज़ें। लिमिट ऑफ resolution इज हमको कैलकुलेट करना है, जिसको डी से डिनोट करते हैं, या इसको स्मॉल डी लिख दीजिए, स्मॉल डी ही से ही करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या क्या दिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते थे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, तो 1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसके बाद द वेवलेंथ इज 100 नैनोमीटर। वेवलेंथ का मतलब क्या, लैम्डा। वेवलेंथ कितना है, लैम्डा मतलब कितना है, लैम्डा है हमारा 100 नैनोमीटर। उसके बाद एंगुलर अपर्चर कितना है, 2 थीटा, मतलब कि एंगुलर अपर्चर कितना है, 2 थीटा, मतलब कि 180, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू ना देके 2 थीटा की वैल्यू दी है 180। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब क्या है, साइन अल्फा, और यहाँ पे 2 थीटा का दिया है। इतनी बात समझ में, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो एंगुलर अपर्चर जो है, अगर हमको मान लो 2 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री दी है, तो हमको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, 90 आ जाएगा। इसका मतलब कि साइन 90 की वैल्यू हमको पुट करनी है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा लिखिए या थीटा लिखिए, मान लीजिए यहाँ पे अल्फ़ा होता तो जो है कि हमको वैल्यू किसकी देनी है, 90 की देनी है। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला को लिखेंगे, जो जो वैल्यूज़ हमको दी हैं हम उसको वहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम उसको एज अ मैथ की तरह सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको साइन 90, साइन 30, साइन 50, साइन 0, साइन 90, कॉस और टैन, इनकी वैल्यू लर्न होनी चाहिए, जो कि आपने 10th क्लास में की होगी, क्योंकि आप मैथ्स पढ़े थे 10th में। तो आपने ये सारे जो वैल्यूज़ हैं इसको लर्न किया होगा, तो उस वैल्यू की हेल्प यहाँ पे आपको लगेगी। अगर आप वो सारी वैल्यूज़ भूल गए हैं तो एक बार उसको रिवाइंड कर लीजिए कि मतलब साइन 10 की वैल्यू, मतलब साइन 0, साइन 30, 45, 90, इन सब की वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू यूज़ करनी है, साइन अल्फ़ा 19 की। तो हम क्या करते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के लिए हम इतनी चीज़ें इरेज करते हैं जो कि हमने आपको बताने के लिए लिखी थी, और जो वैल्यू हमने लिखी है उसको रहने देते हैं। ये क्या था, लैम्डा था। तो हमको फॉर्मूला पता है कि D इक्वल क्या होता है, 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन n इंटू साइन अल्फ़ा। ये हमको फॉर्मूला पता है। तो जब ये फॉर्मूला है तो इसे फॉर्मूले पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 0.61 तो 0.61 ही रहेगा। लैम्डा की जगह रखेंगे 100 नैनोमीटर। उसके बाद जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर है वो तो, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब n की वैल्यू तो 1 है। उसके बाद हमारे पास जो एंगुलर अपर्चर की वैल्यू है वो है साइन 90 डिग्री। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। हमको कैलकुलेट करना है D की वैल्यू, सॉरी, तो D की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो 0.61 हो गया। अगर आपको पता ना हो तो 1 नैनोमीटर में बराबर होता है 1, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 नैनोमीटर इज इक्वल दैट 10 के पावर 9 मीटर, 10 के पावर 9
मीटर। तो यहाँ पे नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 100 इंटू 10 के पावर 9 कर देंगे और यहाँ 1 था 1 कर देंगे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये सारी चीज़ें अगर आपके क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करने के लिए देगा तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि आपने 1 कहाँ से लाया, और जो भी चीज़ें आपकी आएंगी, जो भी चीज़ें आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कुछ भी करेंगे, उससे आप क्लियरली अपने कॉपी में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, मतलब 1 1, ये तो नीचे वाला जो है निगलेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाली चीज़ों को हमको सॉल्व करना है। तो ऊपर वाली चीज़ों में क्या दिया है 0.61। अगर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 9। तो अभी हमको क्या मिलेगा 0.61 इंटू, इसको इस यहाँ से माइनस हो जाएगा 10 के पावर -7। इतनी बात समझ में आई। तो इसको आप ऐसे आंसर की तरह लिख सकते हैं, या फिर आप इसको मतलब माइक्रोन में भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे इतना मीटर लिख देंगे। तो ये क्या है, ये हमारा जो है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आया। तो ये क्वेश्चन समझ में आए। कोई भी क्वेश्चन रीड करेंगे, पहले उसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या चीज़ें आपसे पूछी हैं, उसको एक जगह पे लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो चीज़ें आपसे पूछी हैं उससे रिलेटेड आपके जो फार्मूला है, यहाँ पे तो एक ही फार्मूला था, आगे और हम जाएंगे तो और सारे फार्मूला सुनेंगे। तो आप देखेंगे कि किस फार्मूला से इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला था, उस फार्मूला में हमने सारी वैल्यू पुट की, सिंपल सा हमने कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे सामने आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको देते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो हम आपको देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम आपके कमेंट को रीड करेंगे, और जो भी मतलब कि बच्चे मतलब आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लास को अगर आप अटेंड करते हैं तो एक इंटरैक्टिव वे से कीजिए। मतलब जो चीज़ें आप बिल्कुल ऑफलाइन वाला इंटरेस्ट लीजिए कि अगर आपको टीचर कुछ कह रहा है तो वो चीज़ें आप करिए। नोट्स बनाने के लिए बोला जा रहा है तो नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है कि नोट्स बुक आप पूरा रीड नहीं कर सकते, तो आपको नोट्स ही हेल्पफुल होगा। नोट्स बनाइए, जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको रिवाइज करिए। क्योंकि देखिए कोई भी सब्जेक्ट होता है, जब तक आप उसे रिवाइज करते हैं तब तक वो आपको याद आता है। जैसे अभी sin 30 sin 50 जितनी की भी वैल्यू थी, वो जब आप मैथ्स डेली लगाते थे तो आपको बिल्कुल याद होता था। लेकिन अभी शायद मोस्ट ऑफ द बच्चों को वो चीज़ें भूल गई। अगर याद भी होगा तो ऐसा लगता होगा कि ये था कि वो था, कि वो था कि ये था, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिवीजन छूट गया था। तो बायो तो और ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चीज़ों को कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको बार बार चीज़ें रिवाइज करनी होंगी। तो ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, उसके बाद बंद करके रख दिया, एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे। नहीं, आपको रिवीजन करते रहना है। उसके बाद पूरे साल की मेहनत के बाद वो 3 घंटा जो आप एग्ज़ाम में देते हैं, उसके बाद जब वो रिज़ल्ट आता है ना, उस दिन सारी थकाई, सारा जो इतनी मेहनत होती है उसकी हैप्पीनेस उस दिन समझ में आती है। तो आप लोग क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। हेल्प में मैं आपको क्या करूँगी कि मैं आपको बता दूँगी कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की वैल्यू दी हुई है और आपको किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यहाँ पे भी निकालना है। ये तो अच्छी बात है, शायद उसी फॉर्मूला से निकल जाए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन की वैल्यू क्या है 1 है, और क्या है वेवलेंथ क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या है 200 है, 200 नैनोमीटर, और जो है एंगुलर अपर्चर जो है मतलब 2 थीटा की वैल्यू, मतलब एंगुलर अपर्चर, हाँ यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी है, या जैसे आप अल्फ़ा कह सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री दी है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं और दे देती हूँ, उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, उसमें आपको लैम्डा कैलकुलेट करना होगा। लैम्डा अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास डी की वैल्यू होगी 0.5 इंटू 10 के पावर 6, और आपके पास जो है लैम्डा की वैल्यू होगी 500 नैनोमीटर, और आपके पास जो है कि थीटा की वैल्यू होगी 45। तो 45 नहीं 19 ही रख लीजिए, 19 रख लीजिए, तो आपको कैलकुलेट करने में ईजी होगा। तो ये क्वेश्चन, सॉरी आपको यहाँ पे मुझे n की वैल्यू देनी थी, n की वैल्यू लीजिए 0.5, और लैम्डा की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन जिसका ये है, दूसरा क्वेश्चन क्या है जिसमें आपको लैम्डा को कैलकुलेट करना है। आपको दिया गया है डी की वैल्यू, एन की वैल्यू और मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन के ऊपर। ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट था जो कि अभी ने आपने रिजॉल्विंग पावर वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये तो क्वेश्चन सॉल्व है, इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगी करने के लिए। तो क्या है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज सीन इन द नॉर्मल आइज इज माइक्रोमीटर इन द माइक्रोस्कोप 200 माइक्रोमीटर। अगर यहाँ पे ये वाला 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे TWO वाला 2 रहेगा। दिया है कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज सीन, अगर कोई ऑब्जेक्ट देखा जाता है नॉर्मल आई से 2 माइक्रोमीटर का, मतलब कि नॉर्मल आई साइज, मान लीजिए विजुअलाइज साइज लिख देते हैं, विजुअलाइज्ड साइज 2 है, और जो है एंड द माइक्रोस्कोप 200 माइक्रोमीटर, और जो माइक्रोस्कोप से जब आप उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो आपको कितने का वो दिखता है, 200 माइक्रोमीटर का। इतनी बात समझ में आई। तो आपको जो है निकालना है कि कितनी माइक्रोस्कोप्स की जो मैग्नीफिकेशन होगी, माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन आपको कैलकुलेट करनी है। माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा हो तो कलर चेंज कर लेते हैं। नॉर्मल आई से आपको कितना दिखता है, 2 जो है कि नैनोमीटर माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर का दिखता है। माइक्रोस्कोप से कितना दिखता है, 200 माइक्रोमीटर का दिखता है। और माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन आपसे पूछा है, तो हमने उस दिन आपको एक रूल बताया था कि जब कभी भी किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो आपको जो साइज मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब जो भी आपका माइक्रोस्कोप से है उससे जो साइज़ दिखती है, लाइक यहाँ पे 200 दिख रही है, तो 200 को उससे डिवाइड करेंगे जो कि आपको नॉर्मल आई से विजिबल है, मतलब कि 2 माइक्रोमीटर। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100। शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराया था, लेकिन क्या है कि आपको ये चीज़ें समझनी है कि अगर किसी भी मतलब कि माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पूछता है तो आप किसको डिवाइड करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद जो आपको साइज़ मिलती है डिवाइडेड बाय आपको नॉर्मल आई से वो वस्तु कितनी बड़ी दिखती है उसको। क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं ये तो नहीं करते कि आँख निकाल देते हैं, हाथ से देखते हैं, उसमें आपकी आँख की भी मैग्नीफिकेशन होती है, माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन होती है। तो अगर सिर्फ माइक्रोस्कोप का निकालना है तो आँख वाला भाग कर देंगे। तो इतनी बात समझ में आई। अगर आपको मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है कि लाइक इस माइक्रोस्कोप में एक लेंस वो इतने मैग्नीफिकेशन का, दूसरा इतने मैग्नीफिकेशन का है, तो जो है कि आपका माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कितनी है। मान लीजिए एक माइक्रोस्कोप है, उसमें जो है 3 लेंस लगे हैं। माइक्रोस्कोप हैज़ 3 लेंस, एक जो है ऑकुलर है, और सेकेंड वाला क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और थर्ड वाला क्या है, आपका कंडेंसर है। इस तरीके से 3 लेंस लगे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये वाला लेंस जो है इसकी क्षमता जो है 2 है, इसकी 5 है, और इसकी जो है मान लीजिए इसकी जो है 10 मान लेते, कुछ भी मान लीजिए 10 है। तो अगर आपको निकालना है कि पूरे लेंस की मैग्नीफिकेशन कितनी है, तो आप निकालेंगे 2x मल्टीप्लाइज बाई 5x मल्टीप्लाइज बाई 10x। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब 5 दूना 10 हो जाएगा, 10x मल्टीप्लाई बाई 10x, तो ये हो जाएगा आपका 100x। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आप लिखिए, ये समझ में आ गया ना। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था, लेकिन तब चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस हुई थी। और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप, लिखिए उसको, कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इफ नॉर्मल आइज इज सीन 0.5 नैनोमीटर, 0.5 नैनोमीटर ये नॉर्मल आइज से सीन होता है, और माइक्रोस्कोप से आप अगर उससे देखते हैं तो ये 100 नैनोमीटर का दिखता है।
माइक्रोस्कोप से देखने के बाद वो 100 नैनोमीटर का दिखता है, नॉर्मलाइज से वो 0.5 नैनोमीटर का दिखता है। तो आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीफिकेशन पावर को, 0.5 और 19 से आपको कैलकुलेट करना है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम देखेंगे कि कौन कौन से, मतलब कि अगर आप माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितनी दूरी पे होना चाहिए। और लाइट माइक्रोस्कोप को भी स्टार्ट करेंगे कि उसके बेसिक्स के बारे में देखेंगे। बेसिक तो हमने देख ही लिया है, हम देखेंगे कि उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में है। और मतलब कि ये जो आपका जो न्यूमेरिकल था इसको सॉल्व करेंगे, इससे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, वो तो आपको पता ही है, बार बार बोलने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग कर देंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।